हाँ जी, तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे मुख गुहा से संबंधित सभी पार्ट, दांत, जीभ, यवला। उसके बाद ही हमने लार ग्रंथियाँ देखी, लार ग्रंथियों से संबंधित एंजाइम देखी। अगला आहार नाल का भाग शुरू होता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या करती है, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले चित्र में बताया था, जैसे कि यहाँ पे ये मुख गुहा यदि मान लें और उसके बाद में यहाँ तक, ये क्या होती है, ग्रसनी। यहाँ का भाग ग्रसनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक होता है अमाशय की तरफ जाने वाली जो ये नली है, और एक होती है श्वास नली जो यहीं से जुड़ी रहती है, और यहाँ पर एक पाया जाता है ढक्कन। देखिए कि ग्रसनी क्या कार्य करती है। यदि कार्य के अंतर्गत हम देखें तो यह क्या है, एक तो भोजन और एक कौन सी साथ में, वायु, इन दोनों के प्रवेश का उभयनिष्ठ मार्ग, यानी एक ही मार्ग है, इन दोनों से गुजरती है। ग्रसनी से वायु और भोजन दोनों एक साथ ही गुजरते हैं। जिस समय वायु गुजरती है तो ये जो ढक्कन होता है वो इस भोजन वाली नली को बंद कर देता है, और जब भोजन गुजरता है तो इस वायु वाली जो नली है इसको बंद कर देता है। इस ढक्कन जो है इसे क्या बोलते हैं, हमें इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस ढक्कन। ये जो ढक्कन है इसका क्या नाम है, एपिग्लोटिस ढक्कन, एपिग्लोटिस ढक्कन। देखिए यहाँ पर ग्रसनी, पहला क्या कर्म है इसका, यहाँ से भोजन व वायु का क्या ये उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी में यदि पाचक ग्रंथियों की बात करें तो ग्रसनी में किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथियां नहीं होती। यहाँ पर पाचक ग्रंथियां नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रसनी में किसी भी प्रकार की पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती। यदि पाचक ग्रंथियां ही नहीं है तो बताइए यहाँ पर पाचन होगा क्या, नहीं होगा। यानी यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया भी नहीं होती, पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। समझ में आई बात। तो होता क्या है फिर ग्रसनी में, ग्रसनी में होता है जैसे भोजन है वो ग्रसनी के द्वारा हमारे अमाशय तक पहुंचने का कार्य जो होता है, यही पूछता है क्वेश्चन कि किस प्रकार से भोजन ग्रसनी के द्वारा अमाशय तक पहुंचता है। तो उसमें हमारा नाम आता है कर्माकुंचन गति, कर्माकुंचन गति। यानी कर्माकुंचन गति के द्वारा भोजन ग्रसनी के द्वारा फिर ग्रास नली से होते हुए अमाशय तक पहुंचता है। और मैंने आपको ये ढक्कन के बारे में बता ही दिया कि एपिग्लोटिस ढक्कन है। जब व्यक्ति भोजन करता है तो जो भोजन है वो जब मुख गुहा से होते हुए इस ग्रसनी से गुजरेगा तो ये एपिग्लोटिस ढक्कन क्या कर देगा, श्वास नली को रोक देगा, ताकि श्वास नली में किसी प्रकार के भोजन का कोई अवयव न जाए, जिसके कारण श्वास में कोई प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। और जब भोजन हम कर लेते हैं तो ये क्या होता है, श्वास लेते तो इसे जो भोजन वाली जो नली है ग्रसनी इसके ऊपर है आगे लग जाता है, जिसके कारण से श्वास नली का द्वार खुल जाता है और हमें श्वास लेने में कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं होती। जो भोजन ग्रहण करना ग्रसनी से गुजरते समय और जो श्वास है ये दोनों प्रक्रिया एक साथ कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए जो ग्रसनी है इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है ग्रसिका या ग्रास नली। क्या चीज है, ग्रसिका या ग्रास नली, यानी सी जो टाइप है हमारा वो है ग्रसिका। ग्रसिका का वैसे कोई ज़्यादा मुख्य कार्य नहीं है, वही है बस कि कर्माकुंचन गतियों के द्वारा ये क्या करती है, भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी इसका भी क्या कार्य है, कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन को, कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। क्या करना, कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। बस इतना ही, इसका कोई वैसे ज़्यादा कार्य नहीं है। इसके बाद में हमारा मेन जो पॉइंट है वो आता है अमाशय। क्या चीज़ पढ़नी हमें आगे, अमाशय पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे जो डी पॉइंट है हमारा वो है अमाशय। अमाशय की यदि बात करें तो देखिए जैसे कि ये क्या थी, ग्रसिका, और ग्रसिका के बाद में हमारा इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, एक अमाशय की संरचना बनी हुई है। आगे किससे, ये छोटी जो आंत्र होती है उससे जुड़ा हुआ होता है, अंतिम जो पार्ट है इसका। तो देखिए अमाशय जो है
अमाशय की बिल्कुल बाहर वाली जो सतह है उसे बोलते हैं हम फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। और इस फंडस के आंतरिक सतह पर कुछ इस तरीके से हमें संरचना मिलती है और जिसे बोलते हैं हम सलेस्मा। क्या बोलते हैं? सलेस्मा। ये है सलेस्मा। अब देखिए, जहां से अमाशय गर्शिका से जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? यहां पर एक अवरोधक होता है, उसे बोलते हैं जठरागम अवरोधक या फिर कार्डियक भाग। यहाँ पर जो है ये जुड़ा हुआ भाग, ये क्या कहलाता है? कार्डियक। और क्वेश्चन यही पूछता है कि गर्शिका अमाशय से किस भाग द्वारा जुड़ी हुई है, तो इसका नाम क्या है? कार्डियक। कार्डियक भाग। अब देखिए, जो अमाशय है उसका अंतिम जो सिरा है वो छोटे अंतर से किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है? तो यह जुड़ा है जठरागम, जठरा निर्गम या फिर इसे बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक। पाइलोरिक यानी एक है हमारा किस, दो प्रकार की है, एक तो है कार्डियक और एक है पाइलोरिक। ये ध्यान रखना है विशेष तरीके से कि अमाशय जब छोटे अंतर से जुड़ता है तो वह किसके द्वारा? पाइलोरिक के द्वारा। और जब गर्शिका से जुड़ा हुआ अमाशय तो उसे क्या बोलते हैं? कार्डिक। यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो अब देखिए, हम अमाशय में यदि बात करें कि किस प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, तो देखिए कि पाचन के लिए कुछ ग्रंथियां मिलेगी हमें। तो पहली जो ग्रंथि है वो है जठर ग्रंथि। इसमें है जठर ग्रंथियां। और जठर ग्रंथियों की यदि बात करें तो जठर ग्रंथियां क्या करती है? जठर रस का सीक्रेशन करती है, जठर रस का स्राव करती है। यानी ये करती है जठर रस का स्राव। जठर रस की पीएच, जठर रस होता है अम्लीय, यानी इसकी पीएच लगभग बात करें तो 1.2 से लेकर 1.8 के बीच में, यानी 2 से कम की होगा। और यदि यहाँ पर बात करें कि और क्या क्या मिलता है हमें, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से होता है HCl का सिक्रेशन, एक है इनसे संबंधित है सलेस्मा, सलेस्मा का। तीसरा जो भाग है वह है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक पार्ट आता है। पेप्सिनोजन के बाद में गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या चीज है? गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। और एक है रेनिन। क्या चीज है? रेनिन। अब देखिए, इनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं, यानी ये किससे संबंधित है? सारे के सारे जठर ग्रंथियों के द्वारा, यानी अमाशय से संबंधित है भाग है। तो पहला हम पढ़ेंगे यहाँ से HCl, उसके बाद में श्लेष्मा, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन, इनके क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए, पहला हमारे पास में है HCl। अमाशय में हम पढ़ रहे हैं, तो पहला क्या है? एक ये करता है HCl का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन। यानी ये किससे होता है? ये होता है ऑक्जेंटिक सेल से। किसके द्वारा सिक्रेशन होता है इसका? तो ऑक्जेंटिक कोशिका से इसका श्रावण यानी कि श्रवण या फिर सिक्रेशन होता है। करता क्या है ये? भोजन के साथ में आए हुए वही सूक्ष्म जीवों का पाचन। पहले तो हमने देखा था कि मुख्य गुहा में किसके द्वारा हो रहा था? तो लाइसोजाइम के द्वारा। उसके बाद में यदि कोई बड़े बैक्टीरिया वगैरह यदि किसी तरीके से अमाशय तक पहुंच भी जाते हैं तो यहाँ पे HCl बहुत ही, मान लीजिए कि प्रबल अम्ल है, जो कि ऑक्जेंटिक कोशिका के द्वारा श्रावण होता है इसका। और ये क्या करेगा? जो बैक्टीरिया वगैरह है, बैक्टीरिया, इनको खत्म करने का कार्य करेगा। इनके जो सूक्ष्म जीव जो भी आएंगे उनको क्या कर देगा? ये वहां पर खत्म कर देगा। और देखिए क्या करता है ये HCl, क्या चीज है? अम्ल है,
तो भोजन को वहाँ पर कैसा माध्यम देगा, ये भोजन को अम्लीय माध्यम में बना देता है। क्या कर देता है, ये अम्लीय माध्यम में देने का कार्य करता है, अम्लीय माध्यम में प्रदान करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम में प्रदान कर। ये थे कि दो HCl से संबंधित कार्य। अब HCl से संबंधित हमारे एक रोग होता है जिसे हम नॉर्मली सुनते भी हैं, एसिडिटी यानी कि अम्लीयता। क्या चीज़ है, एसिडिटी यानी कि अम्लीयता। अम्लीयता का क्या मतलब है, देखिए जब HCl की मात्रा जो हमारा अमाशय उसमें बहुत ज़्यादा स्रावित हो जाए तो वो क्या करती है, वहाँ की जो दीवारें हैं उन्हीं को क्या कर देती है, उनका भक्षण का कार्य, यानी कि उनको दीवारों को भी में क्या कर दी, इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, दीवारें जो है वो अमाशय की जलना शुरू हो जाती है, और उसी जलन को क्या बोलते हैं हम, अम्लीयता यानी कि एसिडिटी कहते हैं। यानी ये क्या होता है, कब होता है, तो HCl अम्ल की बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होने के कारण क्या हो जाता है, हमारे अमाशय की दीवारें जलने लग जाती है, और इसे क्या बोलते हैं हम, अम्लीयता या फिर एसिडिटी बोलते हैं। और पिछली बार आपके रीट में क्वेश्चन भी आया था कि अम्लीयता को कम करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए, तो वहाँ पे आपका 3rd नंबर ऑप्शन था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं हम, और मैग्नीज जो दूध यानी कि ये क्या होता है, सफ़ेद दिखाई देता है हमें, जो मैग्नीशियम वगैरह, जो ये मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है, ये इसको किसके रूप में, प्रति अम्ल का भी सेवन करके इस एसिडिटी को हमें कम कर सकते हैं। क्योंकि ये अम्लीयता है वो अम्ल का माध्यम बढ़ रहा है, तो प्रति अम्लों का एंटी एसिडेंट का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो अम्लीयता है वो क्या हो जाएगी, कम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था इसमें क्या था कि हम किसका उपयोग कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या था, MgOH ट्वाइस। पिछली बार यही क्वेश्चन आया था यहाँ से, और मानव के जो विभिन्न तंत्र उनमें से बस ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया कि एसिडिटी को कम करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग कर सकते हैं। और देखिए यदि एसिडिटी हो रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है कि HCl अम्ल की हमारे शरीर में जो पेट है वो ज़्यादा सांद्रता बढ़ा दे इसकी, यानी इसका सिक्रेशन ज़्यादा करे, तो कारण क्या हो सकता है इसका, एक तो कारण है जैसे कि हम किसी नियमित समय पर भोजन करें, जैसे मान लीजिए कि आप शाम को 7 बजे रोजाना भोजन करते हैं, तो जैसे किसी दिन यदि आपको किसी काम से मान लीजिए कि लेट हो गए, आपने लेट नाइट में मान लीजिए 10 बजे तक भोजन किया, तो 7 बजे तक आपका शरीर क्या उसके लिए एडजस्ट है पहले से ही, उसको पता है कि 7 बजे हमें भोजन मिलना ही है, तो वो जैसे ही 7 बजे का टाइम होगा तो आपके मस्तिष्क से सूचना जाएगी, और मस्तिष्क वापस देगा सूचना कि हाँ भाई भोजन आने वाला है, तो आप क्या कर दो, जल्दी से HCl अम्ल का श्रवण करना शुरू कर दो। तो जो हमारा जो ये अमाशय है यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl अम्ल का तो श्रवण होना शुरू हो गया, और लेकिन हमने भोजन खाया ही नहीं है, तो खाया ही नहीं तो ये HCl क्या करेगा, इसकी सांद्रता बढ़ गई और ये क्या करेगा, अमाशय की दीवारों को जलाएगा। च्युइंगम का अधिक मात्रा में सेवन करने से भी हो सकता है, क्योंकि हम पेट में कुछ खाते तो है नहीं, सिर्फ मुंह में ही उनको चबाते रहते हैं। और अधिक मात्रा में जो मसालेदार यदि भोजनों का यदि प्रयोग करें हम, जैसे शादी वगैरह में देखते हैं हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उच्च क्वालिटी के मसाले जो डालते हैं, तो उनमें भी क्या होता है फिर HCl यानी कि एसिडिटी बढ़ने की संभावना रहती है। और देखिए इसके बाद में हमारा आता है HCl के बाद में श्लेष्मा, दूसरा HCl के बाद में क्या है, दूसरा पार्ट श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या चीज़ है, पीले रंग का एक गाढ़ा पदार्थ है। कलर कैसा है, पीला, पीले रंग का एक गाढ़ा पदार्थ, पीले रंग का एक गाढ़ा पदार्थ। और श्लेष्मा इसका मतलब मान लीजिए कि इसका जो श्लेष्मा है इसका श्रवण कौन करेगा, तो श्लेष्मा का श्रवण करेगी श्लेष्मा कोशिकाएं। कौन करेगी, श्लेष्मा कोशिकाएं। इसका श्रवण कौन करेगा, तो श्लेष्मा कोशिकाएं। और कार्य आपको पता ही होगा, कार्य क्या कार्य है इनका, तो ये करती है अमाशय की दीवारों की
सुरक्षा, आमाशय की दीवारों की, आमाशय की दीवारों की सुरक्षा। ठीक है जी, समझ में आई बात। यानी कि श्लेष्मा क्या है, पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ। श्लेष्मा कोशिकाओं के द्वारा इसका स्रवण और कार्य आमाशय की दीवारों की सुरक्षा। इसके बाद में हमारा आता है एक पेप्सिनोजन। तो नंबर 3 हम देखते हैं पेप्सिनोजन क्या चीज है। पेप्सिनोजन ध्यान रखिए कोई भी सक्रिय नहीं है, सक्रिय अवस्था में नहीं रहता। ये कैसा है, निष्क्रिय अवस्था में मिलता है हमें आमाशय में। किस रूप में, निष्क्रिय अवस्था में। कैसी अवस्था में, निष्क्रिय। यानी किसके द्वारा स्रवण होता है इस पेप्सिनोजन का, तो पेप्टिक कोशिका या फिर जाइमोजन कोशिका भी बोलते हैं इसको, या फिर इनको चीफ कोशिका भी बोलते हैं। इनके द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। ये पेप्सिनोजन सक्रिय कैसे होता है, तो ये होता है अम्लीय माध्यम। जैसे ही HCl अम्ल का स्रावण हमारे शरीर में हो जाता है, उसके बाद में पेप्सिनोजन क्या हो जाता है, सक्रिय। और सक्रिय होकर ये पेप्सिनोजन किस में बदल जाता है, तो पेप्सिन में इसका रूपांतरण हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे कि ये क्या है, पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन को जब अम्लीय माध्यम यानी HCl मिल जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। बात समझ में आई। pH लगभग भाई 1.2 से 1.8 यानी 2 की लगभग 1 से लेकर 2 के बीच में पेप्सिन। अब क्या बन गया, पेप्सिनोजन से पेप्सिन का निर्माण हो गया। तो कार्य कौन करेगा अब, ये पेप्सिनोजन तो क्या था, निष्क्रिय। ये तो क्या है, निष्क्रिय। और ये जो पेप्सिन है ये क्या है, सक्रिय। यानी अब ये सक्रिय अवस्था में है तो ये कुछ ना कुछ कार्य करेगा। तो पेप्सिन कार्य क्या करता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पेप्सिन क्या कार्य करता है, तो प्रोटीन का पाचन। शरीर में प्रोटीन के पाचन में सहायक है कौन है, पेप्सिन। अब देखिए प्रोटीन का जो सर्वाधिक पाचन है वो कहां पर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है आमाशय में। कहां पर, आमाशय में। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इसे। यानी प्रोटीन किस तरीके से, प्रोटीन पर ये कैसे कार्य करेगा, तो ये प्रोटीन और इस पर कौन आएगा, पेप्सिन। तो जैसे ही प्रोटीन पर ये पेप्सिन का स्रवण होता है तो ये पेप्सिन क्या कर देगी, इस प्रोटीन को पेप्टोन और डाइपेप्टोन जैसे जो छोटे अणु में तोड़ देगा। जैसे कि ये पेप्टोन या फिर डाइपेप्टोन वगैरह है, पेप्टोन डाइपेप्टोन आदि में तोड़ देता है, जो कि आगे न्यूक्लिक अम्ल में, न्यूक्लिक अम्ल के अमीनो अम्ल में टूट जाता है। ठीक है जी। तो ये था पेप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय अवस्था में, जब इस पर HCl अम्ल का स्रावण होता है तो क्या होता है, ये पेप्सिन जो कि सक्रिय अवस्था में आ जाता है और जो कार्य क्या करता है, प्रोटीन के पाचन का कार्य। सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन आमाशय में, आमाशय में जैसे प्रोटीन पर पेप्सिन का स्रावण होता है तो प्रोटीन है वो पेप्टोन और डाइपेप्टोन की इकाइयों में टूट जाता है। इनके बाद में 3 नंबर पेप्सिनोजन हमने पढ़ लिया। तो 4 नंबर हमारा आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। 4 नंबर क्या चीज है, गैस्ट्रिक लाइपेज। देखिए गैस्ट्रिक लाइपेज मुख्य कार्य वसा का पाचन। शरीर में वसा का पाचन करने में कौन सहायक है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज करता है। वसा को कैसे, जैसे शरीर में हम भोजन करते हैं उसमें जो वसा की मात्रा है इस पर किसका, इस लाइपेज एंजाइम का क्या होगा, सिक्रेशन। और लाइपेज एंजाइम क्या कर देगा, इस वसा को छोटे अणु यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में आगे तोड़ देगा। यानी ये तोड़ देगा इसे वसीय अम्लों में प्लस में ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल प्लस में ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देगा। दोबारा देख लीजिए, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन। जैसे ही वसा आई है भोजन के द्वारा, लाइपेज एंजाइम का सिक्रेशन,
और वसीय अम्ल प्लस में ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाएगा। गैस्ट्रिक लाइपेज के बाद में 5 नंबर हमारा है रेनिन। 5 नंबर क्या चीज है? रेनिन। रेनिन वयस्क मनुष्यों में नहीं पाया जाता। ये किस में होता है? ज़्यादा छोटे बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चों में कहाँ मिलता है? ये किस में मिलता है? तो छोटे बच्चों में। वयस्क में इनकी ज़रूरत भी नहीं है। रेनिन छोटे बच्चों में। तो छोटे बच्चों में फिर ये करता क्या है? ये करता है, छोटे बच्चे क्या करते हैं? माता के दूध का सेवन। छोटे बच्चे क्या करेंगे? माता के दूध का सेवन। और माता के दूध का सेवन करेंगे तो माता के दूध में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है और जिसे कहते हैं हम कैसीन प्रोटीन। क्या चीज़ है? कैसीन प्रोटीन। और इस कैसीन प्रोटीन का पाचन करने के लिए छोटे बच्चों में क्या पाया जाता है? रेनिन पाया जाता है। अब देखिए, रेनिन के बारे में हमने पढ़ लिया। कुछ विशेष बिंदु देख लेते हैं। जैसे कि अमाशय है, उसमें हम भोजन को क्या कहते हैं? तो अमाशय में जैसे ही भोजन आता है तो उसे कहते हैं काइम। क्या नाम कहते हैं उसे? काइम नाम है दिया जाता है। और अमाशय में भोजन लगभग 3 से लेकर 4 घंटे तक रहता है। लगभग 3 से 4 घंटे तक। और जब भोजन अमाशय से किस में जाता है? छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो मैंने आपको बताया था, जैसी अमाशय और छोटी आंत किसके द्वारा जुड़ी है? पाइलोरिक वाल्व से। तो कौन सा ढक्कन खुलेगा? जैसे ही जो भोजन है वो अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है तो पाइलोरिक वाल्व खुलकर बंद हो जाते हैं। कैसे? देख लीजिए एक दोबारा यहाँ से। ये थी हमारी गर्सिका और ये था इस तरीके से यहाँ पे अमाशय। और अमाशय किसके द्वारा जुड़ा था लास्ट में? छोटी आंत से। ये था पाइलोरिक वॉल्व, पाइलोरिक ढक्कन। अमाशय से भोजन जैसे ही छोटी आंत्र में आएगा तो क्या होगा? पाइलोरिक वॉल्व एक बार खुलेगी, खुलते ही जस्ट क्या हो जाएगी? बंद। और बंद होते ही क्या आएगी? हमें एक आवाज आएगी हमारे अमाशय से, और इसे क्या बोलते हैं? हमें डकार भी बोलते हैं। और देखिए कि उल्टी है, जैसे व्यक्तियों को कई बार क्या होता है कि उल्टी आ जाती है ना, तो ये कैसे होती है? उल्टी हमारे जो शरीर मस्तिष्क होता है उसमें मेडुला ओब्लोगेटा एक भाग होता है, मस्तिष्क का ही भाग है, पर मस्तिष्क उसी के साथ में लास्ट में एक मेडुला ओब्लोगेटा भाग है, उसके द्वारा क्या होता है? उसका नियंत्रण होता है, जिसमें वमन केंद्र पाया जाता है मेडुला ओब्लोगेटा में। यानी मस्तिष्क का एक भाग है कौन? मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा। और इसमें पाया जाता है क्या चीज़? एक केंद्र है जिसे बोलते हैं वमन केंद्र। क्या बोलते हैं? वमन केंद्र। और वमन केंद्र क्या करता है? उल्टी के नियंत्रण का कार्य करता है। एक चीज ध्यान रखिए, जब भोजन अमाशय तक है तभी तक भोजन जो है वो वापिस हमारे मुख गुहा तक आ सकता है, यानी उल्टी आ सकती है। लेकिन जैसे ही भोजन इस अमाशय के बाद में छोटी आंत में प्रवेश कर जाएगा तो उसके बाद में कभी भी भोजन वापिस से मुख गुहा तक नहीं आ सकता। ठीक है जी, थैंक्स, धन्यवाद।